वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग के नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ फैसिलिटेटर आस्क अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू अप्लाई अ मेटाफोर टू डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस ऑफ डिबगिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, व्हाट इज द फैसिलिटेटर इंकरेजिंग। कहने का मतलब है कि फैसिलिटेटर यानी कि टीचर, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को टास्क दिया कि जो डिबगिंग है, डिबगिंग के एक्सपीरियंस को एक सिमिलर एग्जांपल लेकर के और उसके बाद एक्सप्लेन करना है। तो इसमें सिमिलर एग्जांपल का मतलब क्या है कि आप किसी चीजों से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर पहला जो है सही कौन सा है उसके बारे में बताया जा रहा है। और लिटरल डिस्क्रिप्शन मतलब शाब्दिक विवरण, मेटाफोर, सिमिलर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, रूपक लेते हैं, तो ये लिटरल डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। देन है रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन भी इनकरेक्ट है, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन में क्या है कि डायरेक्ट हम क्रैम कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमें जो नॉलेज है उसके इंटरवेंशन की नीड होती है। तो रोट मेमोराइजेशन भी रॉन्ग है। देन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। कहने का मतलब कि जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करके और उसके बाद उससे रिलेटेड हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को इंटीग्रेट करते हैं, जिससे कि क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ऑप्शन सी जो है, एक्चुअली जो फैसिलिटेटर हैं वो इसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्योरली टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। तो प्योरली टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ये है तो नो, क्योंकि टेक्निकल तब होता जब हम डायरेक्टली कंसेप्ट को इंटीग्रेट किए बिना और सीखने की कोशिश करते। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोल एन इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस इन कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कोल्ब के द्वारा जो इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस है कंप्यूटर साइंस में, उसमें क्या इन्वॉल्व करेगा। तो जो हमने कोल्ब लर्निंग साइकिल देखे हैं, इफेक्टिव कब होगा जब सारे ही जो मोड है वो इसमें कवर हो, जैसे कि कंक्रीट एक्सपीरियंस है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। ये चारों जो हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग में पढ़ा है, अगर ये सभी एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली जो कंप्यूटर साइंस है उसकी लर्निंग इजी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, एन स्टूडेंट अ स्टूडेंट इज एन एकोमोडेटिंग लर्नर। यानी जो स्टूडेंट है वो एकोमोडेटिंग लर्नर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लिस्ट इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी फॉर देम इन कंप्यूटर साइंस कंटेक्स्ट। जैसे स्टूडेंट जो है वो कुछ भी सीखता है, उसके बाद फिर अप्लाई करने की कोशिश करता है, या फिर कोई पुराने जो कंसेप्ट हैं जो कि अगर रॉन्ग वे है तो फिर क्या है, सीखने के बाद कंसेप्ट को सही करता है। इसका मतलब क्या है, एकोमोडेटिंग लर्नर है स्टूडेंट। अब उसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है कि सबसे लिस्ट इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी यहाँ पर क्या होगी। तो हैकेथॉन है, हैकेथॉन प्रभावी होगा। रीजन कि इसमें एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है, बच्चा सक्रिय होता है और कंक्रीट एक्सपीरियंस आता है, यानी कि एक्चुअल जो एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में बच्चा इंगेज्ड होता है। तो इससे इफेक्टिव लर्निंग होती है। तो पहला करेक्ट है। देन है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि इसमें रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। तो इंटर्नशिप भी जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है और अगेन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है।
नेक्स्ट है डिबगिंग सेशन। डिबगिंग सेशन में भी क्या है कि बच्चा जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करता है, बार बार गलतियां देखता है और उसको सही करने की कोशिश करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता डिबगिंग में। तो ये भी जो है सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें भी लर्निंग एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो रही है। लिस्ट इफेक्टिव पूछा गया है, तो लिस्ट इफेक्टिव कब होगा? अ लेक्चर ऑन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस का थ्योरी लेक्चर हो बिना किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के, तो ये जो है वो लिस्ट इफेक्टिव है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अ सॉफ्टवेयर कंपनी इज कंसिडरिंग यूजिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर ट्रेनिंग। जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो ट्रेनिंग के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूज कर रहा है, तो इसका रीजन क्या होगा? मीन्स पहला है इट इज द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट ट्रेनिंग मेथड, चीप होती है एक्सपीरियंशियल, रॉन्ग है। देन है इट इज आइडियल फॉर टीचिंग ओनली टेक्निकल नॉलेज, ये नहीं होता कि टेक्निकल नॉलेज पढ़ाने के लिए, बताने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की नीड होती है, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स कल्टीवेट अ वर्कफोर्स क्रिएटिव एंड टैकलिंग रियल वर्ल्ड चैलेंज। मतलब रियल वर्ल्ड चैलेंज बताता है, इनकलकेट करता है, इस वजह से जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की नीड होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, रियल वर्ल्ड कंसेप्ट को इंटीग्रेट करता है, जिससे कि रियल वर्ल्ड जो चैलेंजेस हैं वो हैंडल होने की क्षमता विकसित होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आउटडेटेड मेथड। एक्सपोनेंशियल लर्निंग आउटडेटेड मेथड है? नो, ये तो रिसेंट का है, क्योंकि इसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी बल्कि ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है और अच्छी लर्निंग होती है। नेक्स्ट है a student is designing a user interface and gets feedback from classmate। जो एक स्टूडेंट है वो यूजर इंटरफेस डिजाइन करता है और उसके बाद क्लासमेट से फीडबैक लेता है, देन स्टूडेंट जो है वो डिजाइन को रिवाइज करता है। तो ये जो कंटिन्यूअस साइकिल का साइकिल चल रहा है, ये बेसिकली क्या प्रोसेस है? तो पेसिव लर्निंग तो हो नहीं रही है, क्योंकि पेसिव में क्या है कि बस हम सीख ही रहे हैं, किसी के कंसेप्ट को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है स्टूडेंट, दूसरे के कंसेप्ट को बस जान रहा है। पेसिव लर्निंग नहीं है, रोट मेमोराइजेशन भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो बच्चा एक्टिव है, डिजाइन कर रहा है, यानी कि उसको एक्सपीरियंस मिल रही है, देन उसका क्लासमेट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और फाइनली डिजाइन को रिवाइज कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। और थ्योरेटिकल स्टडी की जहां तक की बात है, तो सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं हो रही है इसमें। ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ इंटरेक्टिव क्लासरूम गेम्स। इंटरेक्टिव क्लासरूम गेम्स का क्या यूज है, लाइक कहूत और सोक्रेटिव इन कंप्यूटर साइंस क्लास प्राइमरी सब टू। जैसे कि क्वेश्चन आंसर मेथड, जो सोक्रेटिक मेथड होता है वो बेसिकली क्वेश्चन आंसर मेथड होते हैं। किसी भी आईसीटी टूल का आप यूज करो, चाहे वो कहूत हो या कोई भी और टूल हो, इसमें जो हम इंटरेक्टिव क्लासरूम की बात करते हैं वो हम बनाते हैं। तो इसमें रिप्लेस द टीचर इंटायरली, क्या टीचर को डायरेक्टली रिप्लेस कर देता है? नो, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है इंकरेज इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मेक लर्निंग इंजॉयबल। तो एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर से क्या होता है, इस तरह के जो हम ऐप आईसीटी टूल यूज करते हैं, तो इससे स्टूडेंट की एंगेजमेंट बढ़ती है और जो लर्निंग है वो भी इंटरेस्टिंग होता है। नेक्स्ट है प्रमोट पेसिव लर्निंग, इससे पेसिव लर्निंग होती है। नो, ये भी गलत है। देन है
टेस्ट स्टूडेंट ऑन थ्योरेटिकल कंसेप्ट ओनली, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को चेक करता है। नो, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, अगर हम फाइनल आंसर की देखें तो फाइनल आंसर यही कहता है, इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मेक लर्निंग एंजॉयबल। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन अ कंपनी यूजेस फिश बॉल टेक्निक टू रिफ्लेक्ट ऑन ए टीम प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस। तो फिश बॉल टेक्निक का क्या यूज है? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो फिश बॉल टेक्निक है वो किस लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसमें क्या है कि हमें मल्टीपल व्यू पॉइंट मिलते हैं, एक कंट्रोल्ड ग्रुप डिस्कशन होता है और इसमें सभी पर्सन मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं, डोमिनेटिंग नहीं होता। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है इसको हम फिश बॉल टेक्निक कहते हैं। तो अगर हम इस टेक्निक को देखें, पहला है टू हैव सिंगल पर्सन डोमिनेट द डिस्कशन। सिंगल पर्सन डोमिनेट नहीं करता, क्योंकि फिश बॉल में क्या होता है, मल्टीपल व्यू पॉइंट होते हैं, सब कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। देन है टू हैव अ स्मॉल ग्रुप डिस्कस व्हाइल अ लार्जर ग्रुप ऑब्जर्व्स, प्रोवाइडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब इसमें फिश बॉल टेक्निक में क्या होता है कि और भी जो है वो यही है कि यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप होता है जो कि डिस्कशन करता है और जो लार्जर ग्रुप होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं कैसे डिस्कस करना है। मतलब छोटे जो ग्रुप वाले होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो ये जो है ये बी इसके बारे में सही है, पहला गलत है। देन है टू डिस्कस ओनली नेगेटिव एस्पेक्ट। तो सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, नो, ये भी गलत है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका मेन मकसद होता है कि एक बैलेंस रिफ्लेक्शन मिले जो कि स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीजों को डिस्कस कर सके। नेक्स्ट है टू कीप ऑल पार्टिसिपेंट साइलेंट। मतलब इसमें क्या है कि सारे पार्टिसिपेंट साइलेंट रहते हैं, नो, इसमें जो होता है अ, सभी पार्टिसिपेंट इंगेज रहते हैं, सुनते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो है काफी इफेक्टिव टेक्निक है। तो ए, सी और डी ये तीनों ही रॉन्ग है। जो है एक्चुअल में वो बी करेक्ट है। इसमें एक छोटा ग्रुप जो है वो डिस्कस करता है और लार्जर ग्रुप ऑब्जर्व करता है, साथ साथ डिफरेंस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर गिव्स एन ओपन एंडेड इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट where student must figure out how to solve a problem with no direct instruction। जो कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है वो ओपन एंडेड इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन देता है। ओपन एंडेड मतलब मल्टीपल दिशाओं में सोच सकता है और उसके बाद क्या है, स्टूडेंट को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता, मल्टीपल दिशाओं में सोचता है, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सोचा और फाइनली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक कंक्लूजन है। तो ये जो होती है एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिविज्म होता है कि जो बच्चा है वो मल्टीपल दिशाओं में सोचता है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है और फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नेक्स्ट है, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होल्ड्स अ SWOT एनालिसिस। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो है वो SWOT एनालिसिस करती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, हर एक चीज एनालिसिस करती है जब भी कोई मेजर प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो। तो इस एक्टिविटी का एक्चुअल में क्या गोल है? पहला है टू क्रिटिसाइज ईच अदर वर्क। क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें अच्छा बुरा दोनों चीज ढूंढना है, साथ में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या खतरा है, हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं।
तो ये गलत है। दूसरा है टू असाइन ब्लेम, ब्लेम करने के लिए करते हैं, नो। इसमें क्या है, टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क वेल, मतलब क्या अच्छे से वर्क किया, क्या वर्क नहीं किया, और फ्यूचर में हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है टू लिस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के सारे फीचर को लिस्ट करना। तो नो, सोट एनालिसिस जो होती है वो यही होता है कि क्या अच्छे से वर्क किया, क्या नहीं किया, और इन फ्यूचर हम कैसे इसे इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है द यूज ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन कंप्यूटर साइंस क्लास फॉर ए सिमुलेशन इज एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन। जैसे अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें, वर्चुअल रियलिटी के यूज की बात करते हैं, तो इसमें मेनली क्या होता है, सिमुलेशन होती है कि कैसे किस तरीके से टेक्नोलॉजी कोई भी वर्क करता है। तो इसमें पहला है रिप्लेस ऑल ह्यूमन इंटरेक्शन, टेक्नोलॉजी अलग चीज है लेकिन कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, तो ये एक रॉन्ग है। देन है प्रोवाइड इमर्सिव एक्सपीरियंसेस दैट ट्रांसकेंड फिजिकल लिमिटेशन। तो वर्चुअल रियलिटी का मतलब ही यही होता है कि ये स्टूडेंट को अलाउ करता है कि किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस ना करके बिना किसी बैरियर के अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस ले सके। तो ये इमर्सिव एक्सपीरियंस का एक टाइप है वर्चुअल रियलिटी, और उसी के बारे में कही गई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मेक लर्निंग मोर थ्योरेटिकल, वर्चुअल रियलिटी से तो बल्कि प्रैक्टिकल होती है, थ्योरेटिकल नहीं होता। देन है बी अ मेजर डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं है, सिमुलेशन होती है, कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करता, तो ये डिसएडवांटेज नहीं है बल्कि एडवांटेज है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन कंटेक्स्ट ऑफ कोडिंग। कोडिंग के कंटेक्स्ट में एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या आइडिया है। पहला है लर्निंग टू कोड बाय वाचिंग ओनली वाचिंग वीडियो, सिर्फ वीडियो वॉच करके कोड देखना, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होती। देन बुक रीड करके कोड देखना, कोड सीखना, ये भी नहीं होती है। देन सिंटेक्स को मेमोराइज करना, ये भी रॉन्ग है। जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी हम पहले कोडिंग करते हैं और गलतियां होती है तो हम डिबग करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी एक्सपीरियंशियल लर्निंग तब होती है जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम करके सीखें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स। कंक्रीट एक्सपीरियंस का बेस्ट एग्जांपल क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स में। कंक्रीट एक्सपीरियंस यानी एक्चुअल में एक्सपीरियंस हो रही है किसी चीज की। तो पहला दिया हुआ है रीडिंग अ चैप्टर ऑन एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड पे चैप्टर पढ़ना, रॉन्ग है। देन है क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड परफॉर्मिंग क्वेरी ऑन इट, तो डेटाबेस क्रिएट करके क्वेरी परफॉर्म करना, यानी एक्चुअल में एक्सपीरियंस जब होती है तो कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है। और कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में जो है वो फर्क है। एक्सपेरिमेंटेशन यानी हर चीज को प्रैक्टिकली करके देखना, इसमें क्या है कि हम कंक्रीट एक्सपीरियंस में भी बेसिकली हम करके ही देखते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर जरूरी नहीं है कि करके ही देखें। जहां पर कुछ देख करके एक्सपीरियंस मिलता हो एक्चुअल चीज को देख करके, तो कंक्रीट एक्सपीरियंस वो भी हो सकता है। तो अगर हम एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और कंक्रीट एक्सपीरियंस में बेसिक डिफरेंस देखें तो यही हो सकता है कि कंक्रीट एक्सपीरियंस कई बार थ्योरेटिकल भी हो सकती है, अलग अलग तरीके की हो सकती है कि हम पर्टिकुलर चीजों को एग्जाम्पल देख करके समझ रहे हैं, लेकिन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में जो होता है वो हम परफॉर्म करना नहीं छोड़ते, परफॉर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगी। तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन जो है
वो कंक्रीट एक्सपीरियंस से ज्यादा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। नेक्स्ट है डिस्कसिंग द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो डिस्कस करना ये नहीं है। देन है ड्राइंग एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो पहले डेटाबेस के बारे में पता चले, डेटाबेस क्रिएट करें, तब तो डायग्राम से समझेंगे। तो ये जो दिया गया है ऑप्शन बी वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आफ्टर अ हैंड्स ऑन लैब ऑन नेटवर्क प्रोटोकॉल। मतलब क्या है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद स्टूडेंट जो है वो डेटा पैकेट के बारे में एनालिसिस करता है कि कैसे कैप्चर किया। तो पहले तो है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहा है, देन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के जरिए उसके बाद रिपोर्ट लिख रहा है। यानी जो भी इसका ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, मतलब सिर्फ करके नहीं देखा, यहाँ पर साथ साथ रिस्पॉन्स भी दे रहा है। नेक्स्ट है a student develops a new algorithm for a specific problem after analyzing the weakness of existing algorithm। तो अगेन हमने लास्ट टाइम भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे कि जब कोई बच्चा एक न्यू एल्गोरिदम को डेवलप करता है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम के वीकनेस को ध्यान में रखते हुए, तो उस केस में क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है कि एक्चुअल में जो चीजें थी उसको सीख लिया और फिर उसके बाद उस कंसेप्ट को अप्लाई किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट यूजेस न्यू एल्गोरिदम दे डेवलप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट। एक्सपीरियंस से सीखा उसके बाद अप्लाई किया, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। लेकिन क्या है, पहली बार जब डेवलप कर रहा है तो पहली बार डेवलप कर रहा है, इस केस में क्या है कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन एक साथ रखने का यही रीजन था कि बेसिक सा फर्क है कि न्यू एल्गोरिदम डेवलप जब कर रहा है, पहली बार डेवलप कर रहा है, तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। लेकिन अगर कहीं से सीख करके लर्निंग एक्सपीरियंस लेने के बाद नया एल्गोरिदम डेवलप कर रहा है, तो उस केस में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, कि पुरानी जो धारणाएं थी उसको दूर करके उसके बाद फिर हम इसमें चेंज ला रहे हैं। नेक्स्ट है द केस स्टडी मेथड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स इज इफेक्टिव बिकॉज। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में केस स्टडी मेथड है वो क्यों इफेक्टिव है। तो केस स्टडी मेथड जो होता है वो मेनली रियलिस्टिक और कम्प्लेक्स सिचुएशन को प्रेजेंट करता है ताकि स्टूडेंट जो है वो क्रिटिकली सोच सके। तो केस स्टडी अगर कोई भी हो उसका एक ही मकसद होता है कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके, उसे क्रिटिकली सोचे और फिर कंक्लूजन निकाले। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर साइंस क्लास टीचर who encourages student to share personal experience with a coding project। तो जो कंप्यूटर साइंस क्लास में एक टीचर है वो स्टूडेंट को इनकरेज कर रहा है कि कोडिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टर के रूप में, डायरेक्टर तो वो होता है जो सिर्फ काम बता देता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो कोडिंग किया है, कोडिंग करने के बाद हम उससे कुछ एक्सपीरियंस जान रहे हैं। तो यहाँ पर न डायरेक्टर होगा, न लेक्चरर होगा, न ही डिक्टेटर होगा, यहाँ पर फैसिलिटेटर है, ताकि पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अगेन जो है वो बच्चे का अपना एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रक्टर ask students to analyze
द यूजर इंटरफेस ऑफ अ पॉपुलर मोबाइल ऐप। जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, एक यूजर इंटरफेस को एनालाइज करता किसी मोबाइल एप्लीकेशन का, और उसके बाद उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है। मतलब क्या है कि इस केस में कोई चीजें एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करने के बाद उसे उसकी एनालिसिस करना, देन जो व्यू है उसे बताना। तो एनालिसिस और व्यू, एनालिसिस में क्या होती है कि पहले एनालाइज किया, देन व्यू को प्रेजेंट किया, रिफ्लेक्ट किया। तो ये रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है कि पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अ टीम ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स क्रिएट अ वीडियो गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यानी एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का ग्रुप है जो कि एक वीडियो गेम बनाता है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच, बिकॉज ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे ने स्टार्टिंग से बनाया है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आया होगा बीच में। शुरुआत में तो ये सिर्फ था कि उसे एक वीडियो गेम बनाना है, प्रॉब्लम दी गई, उसको एनालाइज किया, प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन तक पहुंचा, यहाँ तक कि बीच बीच में जो भी चैलेंजेस आए उसको ओवरकम किया। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच था। क्यों? दे मस्ट वर्क टू डिस्कवर सॉल्यूशन टू द वेरियस चैलेंजेस ऑफ गेम डेवलपमेंट। कहने का मतलब जो गेम डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस थे उसको एनालाइज करके उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढा है। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव रहता है और अलग अलग तरीके से सोचता है। देन है टीचर गिव्स ऑल द कोड, टीचर कोड देता है, नो ये भी रॉन्ग है। देन है इट ओनली रिक्वायर्स रीडिंग अ टेक्स्ट बुक, गेम बनाने के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक से हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, तो उसको एनालाइज करता है और सॉल्यूशन तक पहुंचता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंपनी यूजेस अ रोल प्लेइंग एक्सरसाइज वेयर एन एम्प्लॉय प्लेज द पार्ट ऑफ अ फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर टू प्रैक्टिस द एस्केलेशन स्किल। अब इसमें क्या है कि एक कंपनी जो है वो रोल प्लेइंग एक्सरसाइज को कर रहा है, और एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर है, उसके बिहाफ पे अलग भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर देखा जाए, ऑन जॉब ट्रेनिंग तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। रोल प्लेइंग जो है, रोल प्लेइंग एक्सरसाइज के जरिए रोल प्ले मेथड का यूज किया जाता है। तो रोल प्ले इसमें नहीं है। रोल प्ले के बाद एक और चीज क्या है कि जो फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय है, फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर, उसकी भूमिका निभाता है एक कर्मचारी। तो अगर रोल प्ले हमारे पास होता तो रोल प्ले इसका ऑप्शन होता। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो कर्मचारी है वो कस्टमर की जगह अपने आप को रख के देख रहा है और एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये सिमुलेशन भी इसमें करेक्ट होगा। रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, a student's preference for reading technical documentation and creating a detailed plan before writing a single line of code aligned with which of Cole's learning style। तो ये जो है, जब कभी भी हमें कोडिंग करनी होती है तो कोडिंग से पहले हम टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं और डिफरेंट प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करने के बाद क्या होता है, उसके बाद कोड लिखी जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो कोल्स के हिसाब से कौन सा लर्निंग स्टाइल है? सिमुलेशन। पहला है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग जो है
वो कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन को प्रेफर करता। रीजन कि इसमें सिचुएशन को इमेजिन करना होता है और उसके बाद आइडिया जनरेट किया जाता है। थ्योरेटिकल प्लान से कोई आइडिया नहीं होता, तो ये डाइवर्जिंग यहाँ पर नहीं है। देन है सिमुलेटिंग। सिमुलेटिंग में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी कि बच्चा जो है वो करके उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा है। तो जो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले पूरी प्लानिंग कर रही है, एक्टिवली टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद क्या है, पूरी प्लानिंग करके और उसके फर्दर जो है क्या कंसेक्वेंसेस होंगे उसके बारे में एनालिसिस कर रहा है। यानी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, और इसकी हेल्प से क्या है, जो थ्योरेटिकल मॉडल है और डिटेल प्लान क्रिएट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं असिमुलेटिंग के अंदर आता है। जब कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगा तो डाइवर्जिंग होगा, और अगर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगा तो सिमुलेटिंग होगा। देन है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में क्या है, कन्वर्जिंग का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, इसमें भी बच्चा एक्टिव रहता है और साथ साथ एक्टिवली एक्सपेरिमेंट भी करता है। इसमें क्या है कि कोई भी आइडिया हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फाइंड आउट करना होता है। तो ये जो है ये कन्वर्जिंग है, यानी मल्टीपल दिशाओं में सोचा उसके बाद एक सॉल्यूशन तक पहुंचा। तो ये जो है ऑप्शन सी ये आंसर नहीं है, ऑप्शन बी जो है ये होगा आंसर। उसके बाद है एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग में क्या है, जो कंक्रीट एक्सपीरियंस आती है और एक्टिवली एक्सपेरिमेंटेशन होता है, तो इसके जरिए लर्निंग होती है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये सारा चीज जो है वो हमने ऑलरेडी थ्योरी में कवर किया हुआ है। जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो आप पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट जरूर देख लें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या की एडवांटेज है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या है, बच्चा रियल वर्ल्ड में कोई भी काम करता है, रियल वर्ल्ड इश्यूज से अवेयर होता है। ये स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा फायदा है। तो पहला है, इट रिमूव्स नीड ऑफ टीचर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से क्या टीचर की नीड ही नहीं होती। रॉन्ग है, यहाँ पर टीचर फैसिलिटेटर के रूप में गाइड करता है। देन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो लो कॉस्ट ऑप्शन है। ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कॉस्टली भी होता है। देन है, इट हेल्प्स स्टूडेंट कनेक्ट एकेडमिक टॉपिक टू रियल वर्ल्ड इश्यूज। तो एक्चुअल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो यही चीज है कि जो हमारे एकेडमिक टॉपिक होते हैं उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से कनेक्ट करके सीखा जाता है। देन है, इट इज अ पैसिव वे टू लर्न। तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो एक्टिव तरीका है ना कि पैसिव है। तो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ हैकेथॉन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। हैकेथॉन में क्या होता है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता, हैंड्स ऑन लर्निंग होती है और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो इसकी वजह से क्या है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कैटेगरी में आता है हैकेथॉन। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट इज वर्किंग ऑन अ कोडिंग प्रोजेक्ट एंड गेट एरर मैसेज। एक बच्चा कोडिंग प्रोजेक्ट पे वर्क करता है और एरर मैसेज मिलता है। देन है, दे स्पेंड टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एरर एंड फिगर आउट अ सॉल्यूशन। यानी एरर को बार बार समझने की कोशिश करता है और फाइनली सॉल्यूशन पहुंचता है। तो इसमें क्या है कि ये किस तरह का फॉर्म है कि बच्चा जब कोडिंग कर रहा है और एरर मैसेज जनरेट कर रहा है, एरर मैसेज मिल रहा है,
तो उस केस में क्या है, बच्चा अपने आप समझने की कोशिश करेगा, यानी सेल्फ स्टडी हो रही है, और फाइनली सॉल्यूशन तक पहुंच रहा है, तो सेल्फ स्टडी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ गैलरी वर्क रिफ्लेक्शन टेक्निक आफ्टर अ प्रोजेक्ट शोकेस अलाउ स्टूडेंट टू। गैलरी वर्क एक रिफ्लेक्शन टेक्निक है जो कि स्टूडेंट को क्या अलाउ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गैलरी वर्क क्या होता है। गैलरी वर्क एक तरह का मेथड है जिस जिसमें पीयर रिव्यू और रिफ्लेक्शन होते हैं। ये लेक्चर की तरह नहीं होता। तरह से देखा जाए तो ये एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी है। पहला अगर ऑप्शन देखें तो ये रॉन्ग है, ये लेक्चर नहीं है। इसमें पीयर रिव्यू होता है और रिफ्लेक्टिव मेथड होते हैं। देन है सी द प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड स्पार्क कन्वर्सेशन, यानी प्रोजेक्ट को जो है वो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पीयर रिव्यू जो होगा, बच्चे बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर डिस्कस हो सकेगा, और के बाद का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो एक्चुअली गैलरी वर्क के बारे में कही गई है। देन है फोकस ऑन ओनली वन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं होता। ओनली ऑब्जर्व इन साइलेंस, ये भी नहीं होता। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, और उसके बाद कन्वर्सेशन किया जाता है। जब तक कन्वर्सेशन नहीं होगा तब तक रिव्यू नहीं होगी। नेक्स्ट है a student who prefers concrete experience and active experimentation would be categorized as a accommodator or as an accommodator. This student would likely, जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो कंक्रीट एक्सपीरियंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन दोनों पे फोकस करता है। इसका मतलब क्या है, बच्चा जो है करके सीखना चाहता है, अगर कुछ गलती भी हो रही है तो उस गलती से सीखना चाहता है। तो बच्चा ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए एक्चुअल में सीखना चाहता है, क्योंकि बच्चा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट जब करेगा तो हो सकता है उससे कुछ गलतियां हो, और अगर कंसेप्ट गलत है तो अगेन उसे एकोमोडेट करेगा और नए कंसेप्ट को अपने माइंड में इनकलकेट करेगा। तो ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। रीड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ लेने से नहीं होता। कंक्रीट एक्सपीरियंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ऐसा कहता ही नहीं है। देन है ऑल टाइम स्पेंड ऑल टाइम इन लेक्चर, लेक्चर में ही टाइम देना, ये भी नहीं होता। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट वर्क को अवॉइड करना, ये भी नहीं होता। जो लर्नर है वो ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए सीखते हैं। सीधा है, अगर आपने ये कंसेप्ट देख लिया एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो सीधा एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे ऑप्शन हमें चूज ही नहीं करने हैं जिसमें बच्चा एक्टिव ना हो। जिस ऑप्शन में आपको बच्चा एक्टिव दिख रहा है, जो भी इनपुट आउटपुट मिल रहा है वो बच्चों के तरफ से मिल रहा है, तो वही वो जो ऑप्शन होगा वही फाइनल ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द लर्निंग वेव मॉडल shown in the document illustrate a continuous process of। जो लर्निंग वेव मॉडल है वो इस चीज को इलस्ट्रेट करते हैं। तो द टर्म वेव इंप्लाइज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस साइकिल। वेव जो लर्निंग वेव होते हैं, वेव एक कंटिन्यूअस साइकिल होता है, डायनेमिक साइकिल होता है, जो कि अपने आप में क्या है कि हमेशा इसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहती है, एक्टिविटी चलती रहती है, रिफ्लेक्शन होता है, एप्लीकेशन होता है। तो ये लर्निंग वेव के अंतर्गत आता है। देन है, अगर हम ऑप्शन की बात करें, पहला है
स्टेगनेंट एंड पेसिव लर्निंग। तो स्टेगनेंट एंड पेसिव लर्निंग नहीं होता, वेब में क्या है, डायनेमिक और कंटिन्यूअस लर्निंग होती है। देन इंट्रोडक्शन, एक्टिविटी, रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके बाद एक्टिविटी यानी कि कंक्रीट एक्सपीरियंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होती है। देन हम इसे अप्लाई करते हैं, जो भी लर्निंग हुई रिफ्लेक्शन होती है, और फाइनली उसे हम रियल लाइफ अप्लाई करते हैं। तो ये जो है, ये लर्निंग वे बेसिकली यही है, इंट्रोडक्शन, एक्टिविटी, रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन। देन है मेमोराइजिंग, मेमोराइजेशन एंड टेस्टिंग, यानी किसी चीज को याद कर लेना और उसका टेस्ट लेना, तो ये रॉन्ग है। देन है थ्योरेटिकल लेक्चर ओनली, थ्योरेटिकल भी नहीं होता। लर्निंग वे में क्या है, कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, डायनेमिक वे में लर्निंग होती है। तो बच्चा जो है वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्राइमरी गोल ऑफ अ पेयर एंड शेयर रिफ्लेक्शन एक्टिविटी इन अ कंप्यूटर साइंस क्लास इज टू। पेयर एंड शेयर क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जान लें, पेयर यानी दो लोगों का यहाँ पर जोड़ा बनता है, यानी दो लोग जो है पेयरिंग होती है, और वो आपस में जो है वो कन्वर्सेशन करते हैं और अपने जो थिंकिंग है, जो उनके कंसेप्ट हैं, उसको शेयर करते हैं। तो पेयर एंड शेयर रिफ्लेक्शन यही है कि दो जो पर्सन है, दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होती है, और कम्युनिकेशन के बाद अपने अपने व्यूज को एक दूसरे से शेयर करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। तो पहला पेयर एंड शेयर मेथड की अगर हम बात करें, तो ये कहता है अलाउस ओनली वन पर्सन टू स्पीक, एक पर्सन को अप्लाई अलाउ करता है बोलने के लिए, रॉन्ग है। देन है फोस्टर मोर फोकस्ड कन्वर्सेशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। पेयर एंड शेयर मेथड में क्या होता है, ज्यादा कन्वर्सेशन होती है और कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। नेक्स्ट है टेस्ट इंडिविजुअल नॉलेज विदाउट कोलैबोरेशन, यानी कि बिना कोलैबोरेशन के इंडिविजुअल नॉलेज होती है। कोलैबोरेशन तो होगा, क्योंकि लर्निंग जो हो रही है वो पेयरिंग में हो रही है, तो ये रॉन्ग है। देन है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, तो ये भी नहीं होता। पेयर एंड शेयर में मेनली क्या है कि जो पर्सन है वो पेयर में वर्क करते हैं, और उसके बाद एक दूसरे के जो थॉट्स होते हैं वो आपस में शेयर होते हैं, और उससे लर्निंग होती है। देन है a company conducts a sensitivity training exercise to help employees understand how their actions are perceived by others। कहने का मतलब है कि कंपनी जो है एक ऐसी ट्रेनिंग करा रही है जिसमें एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये पता चल रहा है कि उनके जो एक्शन है वो दूसरों पर कैसे प्रभाव डालते हैं, यानी दूसरों की जगह रख करके, और उन्हें फील करा करना होता है कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एबिलिटी है, ये किसका एग्जाम्पल है? पहला है ओनली टीच टेक्निकल स्किल। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है टेक्निकल स्किल नहीं है, बल्कि क्या है, इनहांस सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल स्किल। इससे क्या है, खुद के बारे में भी पता होता है और एक दूसरे के बारे में भी नॉलेज बढ़ती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, वन टाइम इवेंट नहीं होता, सारे ट्रेनिंग अदर ट्रेनिंग मेथड को रिप्लेस करता है, ये भी नहीं होता। सेल्फ अवेयरनेस और इंटरपर्सनल स्किल को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है द सिमुलेशन लर्निंग स्टाइल is most closely associated with which of the following activities in computer science। जो सिमुलेशन है, सिमुलेशन लर्निंग स्टाइल, वो किससे क्लोजली रिलेटेड है? पहला है बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट विदाउट प्रायर रिसर्च। बिना प्रायर रिसर्च के सिमुलेशन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें पीछे की तो कोई लर्निंग हो ही नहीं रही है।
हम लोग डायरेक्टली बिना किसी रिसर्च के और प्रोजेक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट है डिबेटिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिबेट कर लेने से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिबेट करने से क्या सिमुलेशन होगी? तो ये भी नहीं होगा। देन है क्रिएट अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान एंड सिस्टम आर्किटेक्चर बिफोर राइटिंग कोड। यानी जब भी हम प्रोजेक्ट को लिखेंगे तो उससे पहले क्या है कि हमें प्रोजेक्ट का डिटेल प्लान होनी चाहिए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होनी चाहिए। और उसके बाद फिर प्लानिंग के बाद हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमें किस तरीके से उसे अप्लाई करना है, और लास्ट में हम जो थ्योरेटिकल और लॉजिकल मॉडल है उसको हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के जरिए इंप्लीमेंट करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है डिबगिंग अ प्रोग्राम बाय मेकिंग रैंडम चेंजेस। तो रैंडम चेंजेस के जरिए प्रोग्राम को डिबग करना, ऐसा भी नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है पहले प्लानिंग और सिस्टम आर्किटेक्चर को हम डिटेल में क्रिएट करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद फिर हम कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट है इन द context of computer science, what is the fundamental difference between experiential learning and experimental learning? तो एक्सपीरियंशियल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में हमें डिफरेंस बताना है कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट को यूज करते हुए। पहला है दे आर द सेम थिंग। दोनों सेम थिंग नहीं होता है। देन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो ऐसा भी नहीं होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का टाइप नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक अप्रोच। मतलब हमें पता होता है कि हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, कैसे क्या तरीका होता है वो सब हमें पता होता है। बस हम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। लेकिन क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है वो एक ब्रॉडर टर्म होती है, और इसमें एज सच कोई भी जो तरीका है वो फिक्स नहीं होता। जो लर्निंग होती है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आती है। तो ये फर्क है एक्सपीरियंशियल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। एक्सपीरियंशियल में बच्चा करके सीखता है, और पहले से नहीं भी पता होता तो इम्प्लीमेंट करने के बाद भी लर्निंग होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो होता है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, साइंटिफिक अप्रोच होता है। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज ओनली फॉर बायोलॉजी। तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट who learns best by hearing lectures and discussion would be classified as the type of learner। यानी ऐसे स्टूडेंट जो कि लेक्चर सुन करके और डिस्कशन करके, लेक्चर सुन करके और डिस्कशन सुन करके सीखते हैं, तो उसको हम कौन सा लर्नर कहेंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो लर्नर है वो लेक्चर और डिस्कशन दोनों को सुन रहे हैं, यानी ऑडिटरी लर्नर है, जिनको सुन करके और उसके बाद समझ में आ रही है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। सॉरी, सी करेक्ट है, ऑडिटरी लर्नर। देन है which of the following is a characteristics of a good case study in computer science? कंप्यूटर साइंस में अच्छे केस स्टडी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला है इट इज सिंपल एंड हैज सिंगल करेक्ट आंसर। जब सिंगल करेक्ट आंसर होगा तो केस स्टडी अच्छा होगा। नो, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें तो क्या है कि एक फिक्स सिनेरियो हो जाती है, जबकि केस स्टडी में क्या होता है, अच्छा केस स्टडी तब होगा जब कॉम्प्लेक्स होगा और उसके डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे, बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा। देन है इट इज बेस्ड ऑन फिक्शनल सिनेरियो, यानी कि काल्पनिक परिदृश्य पर आधारित है। मतलब ये जो है इमेजिनरी होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। केस स्टडी रियल भी होता है, रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होता। नेक्स्ट है इट ऑफन इंक्लूड्स ए डायलेमा, conflict or problem that characters
मस्ट नेविगेट। तो जो केस स्टडी है वो डायलेमा भी हो सकता है, एक दुविधा भी हो सकती है, उसके बाद कन्फ्लिक्ट और साथ साथ प्रॉब्लम्स, जो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को इसके लिए अप्लाई करता है। तो इस केस में क्या है, केस स्टडी अच्छी होगी, क्योंकि केस स्टडी का मेन पर्पस क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, जो कि हमने डायलेमा की बात की, कन्फ्लिक्ट होने की बात की, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। उसके बाद क्या है, इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट जो है एनालाइज करता है, देन उसके जो नॉलेज है, नॉलेज को अप्लाई करता है और फाइनली सॉल्यूशन तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब जो केस स्टडी है वो एक एक्टिव लर्निंग टूल है। देन है इट इज ऑलवेज टेक्स्ट ओनली डॉक्यूमेंट। तो सिर्फ टेक्स्ट ओनली डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एन एजुकेटर wants to use experiential learning to teach about agile methodology इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जो ये एजाइल मेथड है, इसमें जो एजुकेटर है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अप्लाई करना चाहता है। तो उसके लिए बेस्ट एक्टिविटी क्या होगी? पहला है अ लेक्चर ऑन हिस्ट्री ऑफ एजाइल। तो एजाइल की हिस्ट्री बता दो, रॉन्ग है। देन है रिटन एग्जामिनेशन ऑन एजाइल प्रिंसिपल, ये भी रॉन्ग है। देन है अ ग्रुप प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट यूज अ स्क्रम और kanban बोर्ड टू मैनेज टास्क एंड स्प्रिंट। यानी जब स्टूडेंट जो है वो स्क्रम और कानबन बोर्ड का यूज करते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, तो उस केस में जो ये एजाइल मेथोडोलॉजी है उसको अप्लाई करना आसान हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। देन है रीडिंग अ बुक ऑफ अजाइल। अजाइल के बारे में पढ़ लेने से, रिटन एग्जाम ले लेने से, हिस्ट्री पढ़ लेने से नहीं होता, बल्कि जो बच्चा है वो ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और डिफरेंट जो टास्क है, स्प्रिंट है, उसको मैनेज करें, तभी जा करके एक्चुअल में बच्चों को समझ में आएगा। नेक्स्ट है द डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल emphasizes which two mode of processing from Kolb cycle। तो जो डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल है वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन पर आधारित है। नो, ये कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल पर आधारित है। देन है कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। देन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है एसिमुलेटिंग लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड है। और अगर हम कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें तो ये जो है एकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल है। यानी पहले एक्सपीरियंस लिया और एक्टिवली एक्सपेरिमेंट किया, तो देन क्या है जो भी इनकी लर्निंग होती है धीरे धीरे करके, अगर पहले की लर्निंग डिफरेंट हो तो न्यू लर्निंग के अकॉर्डिंग एकोमोडेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट इज वर्किंग ऑन अ कोडिंग प्रोजेक्ट। जो स्टूडेंट है वो कोडिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसको एरर मिला, तो उस केस में क्या है, बच्चा किसी से हेल्प नहीं लेता है, बल्कि जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन खुद ट्राई करता है। तो इस केस में आंसर क्या होगा? तो सॉल्यूशन तो तब मिलेगा जब बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है डिफरेंट सॉल्यूशन, तो डिफरेंट सॉल्यूशन तब होगा जब बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा। अब यहाँ पर पहला है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में क्या है,
कि एक सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन की तरफ सोचता है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें एरर आते जा रहे हैं और बच्चा ट्राई करते जा रहा है डिफरेंट सॉल्यूशन। तो डिफरेंट सॉल्यूशन को ट्राई कर रहा है तो कन्वर्जिंग नहीं होगा। देन है एसिमुलेटिंग। एसिमुलेटिंग में क्या होता है कि एक्शन से पहले एनालिसिस करता है, उसके बाद एक्शन लेता है। तो इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज किए जाते हैं। लेकिन इसमें तो क्या है, बच्चा कोडिंग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और एरर के बाद ट्राई करता जा रहा है। तो ये सिमुलेटिंग भी नहीं है, कन्वर्जिंग भी नहीं है। देन है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग में क्या है, अलग अलग दिशाओं में सोचना, और इससे इमेजिनेटिव और रिफ्लेक्टिव सिचुएशन भी क्रिएट होते हैं। तो ये डाइवर्जिंग भी नहीं होता। एकोमोडेटिंग में क्या है कि बच्चा जो है वो कंक्रीट एक्सपीरियंस ले रहा है, यानी हर तरीके से ट्राई कर रहा है, और जहां पर भी उसको सॉल्यूशन मिलेगा वो फाइनल सॉल्यूशन को मानेगा। तो इस केस में क्या है कि बिना किसी की हेल्प लिए हुए एक्टिवली एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कंक्रीट एक्सपीरियंस ले रहा है। तो ये जो है एकोमोडेटिंग का एग्जाम्पल है। क्योंकि फर्दर जो है, अगर इसके कंसेप्ट गलत हुए तो गलत होने के बाद बच्चा क्या करेगा, जो फाइनल आंसर हुए हैं उसके लिए अपने दिमाग में सोचेगा कि हाँ, फाइनल तरीका जो है वो यही है, इस तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन पहले डिफरेंट सॉल्यूशन को ट्राई कर रहा। तो डिफरेंट सॉल्यूशन ट्राई करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो एक्टिवली परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी इंगेज है और ट्रायल एंड एरर मेथड को हम यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द यूज ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशन टू टीच साइबर सिक्योरिटी इज इफेक्टिव बिकॉज जो कंप्यूटर सिमुलेशन का यूज करके हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने से स्टूडेंट को क्या इफेक्ट होगा, कैसे उसको हेल्प मिलेगी। पहला है मेमोराइजिंग सिक्योरिटी पॉलिसी। तो जब हम सिमुलेशन के जरिए बता रहे हैं तो मेमोराइज नहीं करना है। देन है प्रैक्टिस अ न्यू स्किल एंड रिसीव इमीडिएट फीडबैक इन अ कंट्रोल्ड येट रियलिस्टिक सेटिंग। तो सिमुलेशन में क्या होता है कि तुरंत ही फीडबैक मिलता है, बच्चा कुछ करता है फीडबैक मिलता है, लेकिन इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है वॉच अ वीडियो ऑन साइबर अटैक। तो साइबर अटैक की वीडियो देख लेने से बच्चा साइबर सिक्योरिटी सीख जाएगा। तो ये रॉन्ग है। देन है नॉन इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट में लर्न करेगा, इससे भी नहीं होगा। जो एक्चुअल में कंप्यूटर सिमुलेशन हम यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से क्या है कि बच्चा न्यू स्किल की प्रैक्टिस कर रहा है, इमीडिएटली उसको फीडबैक मिल रहा है और उससे अपने नॉलेज को बिल्डअप कर रहा है। नेक्स्ट है which of the following is an example of interdisciplinary learning in a computer science context। पहला है a course on C++ प्रोग्रामिंग। तो C++ प्रोग्रामिंग में जो कोर्स है वो इंटरडिसिप्लिनरी कैसे है। डिपेंडेंसी तो है ही नहीं, कोई दो सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड नहीं है। तो ये जो है ये रॉन्ग है। देन है अ लैब सेशन फॉर सिंगल क्लास। तो सिंगल क्लास के लिए भी जो लैब सेशन है तो उसमें सिंगल क्लास का बच्चा सीख रहा है, एक दूसरे से तो सीख नहीं रहा है। तो ये बी भी रॉन्ग है। देन है अ प्रोजेक्ट दैट कंबाइन कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस कोर्स टू डेवलप मोबाइल ऐप फॉर स्टार्टअप। मतलब कंप्यूटर साइंस के नॉलेज को यूज कर रहा है और बिजनेस कोर्स को डेवलप कर रहा है। और फर्दर क्या हो रहा है कि एक स्टार्टअप होगा। इस चीज का स्टार्टअप और मोबाइल ऐप डेवलप करके। कहने का मतलब इसमें हम कंप्यूटर साइंस और बिजनेस दोनों को जोड़ रहे हैं एक मोबाइल ऐप के जरिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही सिर्फ है, इसमें भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट हु प्रीफर्स
Abstract conceptualization and active experimentation would be categorized as conversing learner. They would likely prefer which of the following activity. जो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन को प्रेफर करता है उसे हम कन्वर्जिंग लर्नर कहते हैं। तो इसमें जो बच्चा है वो कौन सी एक्टिविटी को पसंद करेगा? पहला है ग्रुप डिस्कशन अबाउट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि बच्चा का तो क्या ही है, करके एक्टिवली जो है बच्चा खुद को इंगेज कर रहा है और कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन तो होगा ही नहीं इस केस में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के जरिए। देन है रीडिंग अबाउट न्यू थ्योरी, तो थ्योरी से एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगी। देन है अ टेक्निकल प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्ड सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यानी कन्वर्जिंग लर्नर में क्या होता कि बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता तो है, लेकिन उसका फाइनल गोल यही होता है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अगर हम ऑप्शन सी देखें तो उसमें यही कह रहा है कि जो भी टेक्निकल प्रोजेक्ट है उसको सॉल्व करने में जो भी हमें स्किल अप्लाई करना होता है उसका अप्लाई करेंगे और लास्ट में स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। देन है लिसनिंग टू अ लेक्चर। लेक्चर को सुनना, इससे भी कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, क्योंकि बच्चा खुद को इन्वॉल्व कर रहा है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट है द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग अ टाइमलाइन रिफ्लेक्शन। टाइमलाइन रिफ्लेक्शन का प्राइमरी गोल क्या है? आफ्टर लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म तक चलता है और उसके बाद टाइमलाइन रिफ्लेक्शन क्या होता है? टाइमलाइन रिफ्लेक्शन का गोल पूछा गया है। पहला है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल टीम मेंबर। लिस्ट ऑफ टीम मेंबर क्रिएट करना ऐसा नहीं होता, हमें रिफ्लेक्शन की जरूरत है। रिफ्लेक्शन यानी हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस मिलने चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें टीम मेंबर का जो लिस्ट है उसको क्रिएट करने से टाइमलाइन रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसका कोई गोल नहीं है। देन है आइडेंटिफाई इमोशनल रिस्पॉन्सेस एंड ट्रांजिशन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो लॉन्ग टर्म तक कोई सॉफ्टवेयर वर्क जब चला है तो उसमें किस टाइम पर क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या परेशानियां हुई, किस फेज से आप पूरे प्रोजेक्ट के दौरान गुजरे। तो ये सारी चीजें जो होती है टाइमलाइन रिफ्लेक्शन यानी हर एक फेज के बारे में अवगत कराना। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देन टेक्निकल फीचर को लिस्ट करना रॉन्ग है। क्रिएट अ शेड्यूल फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के शेड्यूल को क्रिएट करना ये भी रॉन्ग है। जो टाइमलाइन रिफ्लेक्शन में मेनली क्या होती है कि लॉन्ग टर्म तक जैसे प्रोजेक्ट चला है तो टाइमली क्या क्या आउटपुट मिलता गया, क्या क्या फेजेस से आप गुजर रहे हो, उस चीजों के बारे में बताया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगर हम आज की वीडियो के बारे में समराइज करें तो जो वीडियो है उसमें हमने 40 क्वेश्चंस कवर किए आज, और दोनों लेक्चर मिला करके हमारा 80 क्वेश्चन कवर हो चुका है। तो आपने जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ा तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट को भी इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बनता है। हालांकि जो पीडीएफ दी गई है लगभग 1500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ की अगर हम बात करें तो उसमें एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मिक्स्ड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें चाहे वो एनईपी हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, केस स्टडी हो या टीचिंग एप्टीट्यूड हो, वो 1500 क्वेश्चन के जो पीडीएफ है ऑलमोस्ट 1500 ही है उसमें। तो उस पीडीएफ की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं
टोटल 60 मार्क्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है और टॉपिक वाइज जो है वो हम लोग वीडियो में ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।